our story. In this episode, we are going to be following the vote. The vote has really all happened in all but 6 phases. The last phase is there. This is the time when we are going to be talking to people, trying to find out where the vote went, and where better to do it but in Lucknow, the heart, the capital of UP, and as they say, all roads to UP lead to Delhi. So basically, it is UP which will be one of the main deciding factors as to who is going to be making a comeback. Currently, the BJP has about 63 seats, the SP has 5, the BSP has 9, and the Congress has 1 from this state. Can the BJP hold on to its seat? Will it improve? Or will the Gathbandhan of SP and Congress make an impact? That is something we are going to be asking, because this alliance, from what we've seen, from what we're talking to people, is working on the ground, but the gap is so wide. And they're also up against a very formidable alliance of the Modi and Yogi combination. This is also Yogi's Karambhumi in that sense. Can Akhilesh and Rahul make a dent? Let's try and find out. अगर लखनऊ में है और अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर देखना हो तो एक ही जगह पे सब लोग आते हैं, शर्मा जी की चाय, जहाँ सुबह सुबह काफ़ी चर्चा होती है। ऑल्दो लखनऊ में वोट पड़ चुका है, लेकिन हम आज जो स्टोरी कर रहे हैं वो वोट कहाँ गया, क्या मुद्दे थे, तो उसके बारे में थोड़े से आपसे चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पे व्हाट वर द मेन इश्यूज़? क्या आपको लगता है कि राम मंदिर ज़्यादा भावी था, डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? मैम देखिए, लखनऊ में जो परसेंटेज है वोटिंग का वो पिछले साल के मुकाबले कम रहा, और यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वो एक तरह से मोदी जी का जो डेवलपमेंट है वही था। मंदिर भी एक मुद्दा था, लेकिन अदर देन मंदिर जो मोदी जी ने डेवलपमेंट कराए हैं या मोदी ने जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कराए हैं, यूक्रेन से बच्चों को लेके आए जब झगड़ा हुआ, और अभी जो ईरान का जो एक अभी उन्होंने वो बंदरगाह लिया है, इसके अलावा कितने हाईवे बनाए हैं, ये बनाए, और मोदी ने जो हमारे देश की एक जो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिष्ठा स्थापित की है वो एक मेन कारण था कि लोग। मोदी वॉज द रीजन या योगी? नहीं, मोदी इज द फर्स्ट रीजन, बट फॉर सेकंड इज योगी। योगी मीन्स और मोदी मीन्स डबल इंजन सरकार, आई मीन कि बोथ आर वन। यहाँ के लोकल इश्यूज़ के बारे में तो त्यागी जी ने जो कहा हम उससे एग्री करते हैं, लेकिन हमारे समझ में तो मोदी जी के टाइम पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे भारतवर्ष की जो गरिमा बढ़ी है वो इससे पहले कभी नहीं हमने देखी है। हम तो 47 से देख रहे हैं, 47 से लेके आज तक कभी इतनी गरिमा नहीं बढ़ी। अब दुनिया का हर देश जो है वो भारत की तरफ देखता है और भारत को मदद करता है, भारत की बात मानता है। और दुबई में आपने मंदिर बनवा दिया, और अभी एक साधु जी गए हैं, अबू धाबी गए हैं, उनके यहाँ भी उनका स्वागत हुआ। तो ये सब मोदी जी का करिश्मा है, और मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी को इतना अच्छा बनाया है जिसके बारे में अपोजिशन वाले कोई बात ही नहीं करते। धन्यवाद। मेरे को ये कहना है कि मोदी जी का फैक्टर तो यहाँ पे था, और राम मंदिर का भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। राम मंदिर जो बना है वो, उससे इमोशनल वोट तो पूरा हिंदूज का पड़ा ही है उसमें, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मगर एक आध चीज़ें और हैं। कुछ लोग अब जो हैं ये भी कहने लग गए हैं कि ऑपोजिशन शुड आल्सो सर्वाइव। ऑपोजिशन अगर सर्वाइव नहीं करा तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में। तो कुछ वोट उधर भी पड़े होंगे, नो डाउट। मगर हाँ, यहाँ पे लखनऊ में और लखनऊ के आसपास तो मेरे को लगता है कि बीजेपी का काफ़ी। लखनऊ एज अ बीजेपी गढ़ पर जो हम समाजवादी पार्टी से कल मिले थे ऑफिस में, वो कह रहे थे कि हमारा भी पिछली बारी से बेटर होगा। हाँ, उनका समाजवादी पार्टी के जो अपने पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड थे आजमगढ़ वगैरह, वहाँ मेरा गेस है, मैं बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं करी है, मेरा गेस है वहाँ बेटर होगा। आपको क्या लगता है चुनाव में वोट कहाँ पड़ा? क्योंकि हम फॉलो द वोट कर रहे हैं। अब हमारी समझ से तो बीजेपी को ही ज़्यादा पड़ा होगा, और बीजेपी इन ऑल केसेस विनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्जिन्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या रहती हैं, लेकिन वोट के बारे में तो कहा जाए कि बीजेपी को ही पड़ा होगा ज़्यादा। सब जगह आपने लखनऊ के आगे भी बात करी है लोगों से? हाँ, गाँव में एक जहाँ को बिलोंग करते हैं तो वहाँ से बात किया है, तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी की जीत। बस बीजेपी का बोलबाला है, और देश की समग्र विकास जो है बीजेपी के टाइम में हुआ है। हर तरह के हर क्षेत्र में जो है देश आगे बढ़ा है, और वो प्रशंसनीय है। बीजेपी के कार्यकाल में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से देश का विकास हुआ है। अभी देखिए, अभी राम जन्मभूमि का हमने कल परिवार सहित परसों हमने दर्शन किया राम जन्मभूमि का, और इतना भव्य दर्शन हुआ, इतनी अच्छी व्यवस्था रही
तो ये सरकार के कामयाबी का ही फल है। विदेशों में देखिए कोई हमारा नेता जाता था वहाँ को कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। आज लोग देखते हैं कि भारत क्या बोल रहा है, सब गौर से सुनते हैं और उस पर दिलचस्पी लेते हैं। हम बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। बाराबंकी के, हाँ आइए अब आगे आइए, क्योंकि बाराबंकी के बारे में भी जी बहुत जी, सुना है। तो बाराबंकी में तो कांग्रेस को पुनिया जी को वोट मिला हुआ है। हाँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे नेता भी हैं, तो उन्होंने पब्लिक में काफ़ी उनका वो भी रहता है, आना जाना भी रहता है। हमने सुना है बाराबंकी हो गया, चाहे फतेहपुर सीकरी हो गया, मेरठ, सहारनपुर, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे बीजेपी का वोट नहीं पड़ा, ये ऐसी खबर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैम कुछ लोग जो है भाजपा से नाराज है, जैसे राजपूत लोग हैं, त्यागी लोग हैं, या काफ़ी लोगों की नाराजगी है। दूसरा मेरठ में जैसे कि जो अरुण गोविल को जो टिकट दिया गया है, उनको भारी व्यक्ति है, मुंबई के रहने वाले हैं, तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि जो आदमी मुंबई में रहता है, कल को अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो उसका एक नेगेटिविटी गई है। तो इसलिए भी लोग कुछ नाराज हैं। कुछ लोगों ने जो ये राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया है, कुछ लोगों का ये मानना है कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि वो लोकदल अब तक जो है दूसरे विरोधियों के साथ रहता था, लेकिन चूंकि चरण सिंह जी को उन्होंने वो दे दिया, भारत रत्न दे दिया, इसलिए वो इनके साथ मिल गया। तो कुछ लोगों की वो भी एक नाराजगी है। तो जहाँ तक है पूर्वी से इनकी अच्छी उम्मीद है कि ज़्यादा चांसेस है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनको कम कुल मिला करके देश का साख बढ़ा है, विदेशों में भी अपने देश में भी। अब थोड़ा लोकल बात करते हैं ना, कि आपको कहाँ लगा कि वोट किधर गया है, थोड़ा फीडबैक कहाँ क्या है। अमेठी रायबरेली की बड़ी चर्चा हो रही है, चलो रायबरेली तो राहुल गांधी, अमेठी का किसी को खबर है? अमेठी में मैम जो है मेनका गांधी ही सॉरी स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, केएल शर्मा, स्मृति ईरानी जीतेंगे, क्योंकि वो वहाँ बहुत ही मेहनत कर रही हैं और उन्होंने वहाँ पर एक अपना मकान भी खरीद लिया, जो उसी मकान में वो रहती हैं, और वो वहाँ की लोकल वोटर भी हुई है। उन्होंने अपना वोट दिल्ली में नहीं दिया। केएल शर्मा भी तो वहीं रहते हैं। नहीं, केएल शर्मा वहाँ रहते हैं, लेकिन वो ऐसे वर्कर रहते हैं, उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या नेशनल लेवल पे केएल शर्मा को कोई नहीं जानता। आप जानती हैं, क्योंकि आप मास इंडिया में, मैं जानता हूँ, लेकिन जनरल आदमी से आप किसी से पूछेंगे कि आप कौन है केएल शर्मा, तो कोई नहीं बताएगा। जबकि उनके लिए तो स्मृति ईरानी को सब जानते हैं, पहले कौन बनेगा बहू में आती थी, वो फिर मंत्री हैं, सेंट्रल में पिछले सालों से मिनिस्टर हैं। तो कहते हैं कि आम आदमी को चांस देना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि जो नॉन कैंडिडेट हो वो उनका ज्यादा वैल्यू है। नॉन मतलब कि शी कैन डू बेटर instead of he, because he is not as popular as she. Okay. रायबरेली की स्थिति यह है कि हमें लगता कि कांग्रेस की सीट निकलेगी, इसलिए वो तो सही है, पर अमेठी बताइए। अमेठी के बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। स्मृति ईरानी का ही चांस है। आपस में गुटबाजी, बीजेपी की बहुत गुटबाजी हो गई, तो हाँ, तो जैसा लग रहा है कि वहाँ तो कांग्रेस सीट निकल जाएगी। लिटिल बिट मूड ऑन द ग्राउंड, बट जैसे कि बीजेपी का पहले स्वीप हुआ था, शायद वो ना होए, लेकिन बीजेपी भावी है। That's जब भाजपा का जो है मैम देखिए, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400, वो उसका 400 सीटें इनकी नहीं आए, लेकिन सरकार इन्हीं की बनेगी। जहाँ तक कह रहे 350 से 380 के बीच में ये सीट, पर एनडीए नॉट बीजेपी, टोटल एनडीए विल गेट आई थिंक 380 और 14 नियर बाई, एंड दे विल मेक द गवर्नमेंट, इट इज कंफर्म। बट दे विल, how much will BJP get? How much will BJP get? बीजेपी आई थिंक विल गेट 300 समथिंग, 315। चलिए, that seems to be the mood on the ground of the election that has happened। और बात करते हैं लोगों से, और मूड पिकअप करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, और भी लोग बैठे हैं, सुबह चाय पी रहे हैं, और लखनऊ में ही हमको पल्स ऑफ द पता चलता है कि यूपी का क्या पल्स है। तो थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कि चुनाव में आपको कैसे लगा, कि हाउ वाज द इलेक्शन, कहाँ पे इश्यूज हुई? इश्यूज़ तो बेरोज़गारी के हैं, और यूपी में तो ख़ास तौर से जो पर्चे लीक हो रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, तो कितने साल वो तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर पर्चा आउट हो गया, फिर सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये एक गंभीर मसला है। बाकी तो अब चुनाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको वोट देना, वो पार्टी, सारे मुद्दे अब सबके अपने। गठबंधन के कुछ असर पड़ा है, बोथ ऑफ देम कमिंग टुगेदर? अब लग तो रहा है ऐसा कुछ अब, और जो मेरा मानना है कि जनता के अंदर भी कुछ अब अंदर करंट क्या है, वो किसके प्लस में जाएगा, किसके वो उसमें जाएगा माइनस में, ये देखने की बात है। लेकिन बहुत जैसे उकता जाना एक होता नहीं है कि आदमी यार कुछ होना चाहिए कुछ, तो ऐसा चेंज जैसा कुछ है। बाकी तो अब रिजल्ट्स बताएंगे। जो भी चुनाव तो हो गए हैं, पर जो फीडबैक आपको किस तरह का आ रहा है? आपको क्या, आप लखनऊ में, तो लखनऊ में चर्चा तो आती रहती है। नहीं, मुझे लगता है कि पीडीए जो बनाया गया है, इसके पक्ष में काफ़ी लोग हैं इस वक्त, क्योंकि जनता, बेरोज़गारी सबसे बड़ी बात है। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कहीं जनरेट हुआ नहीं है, लोग परेशान हैं। पहले बिज़नेस से लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है,
लॉ एंड ऑर्डर तो इम्प्रूव हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ हद तक अगर कह सकते हैं तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो मीडिया में नहीं आती हैं। अगर कोई बड़े शहर की घटना होती है तो वो आ जाती है, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जो हम लोगों को पेपर्स के उससे पता चल जाता है। बाकी जो है, और इलेक्शंस हो ही रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपने भी कई जगह जाकर के सर्वे किया होगा, और देखते हैं क्या होता है आने वाले 4 तारीख को। अब हम लोग एक गायक भी हैं, थोड़ा चुनाव का गाना सुना दीजिए। अच्छा, तो आप किसको, अगर आप बड़े होंगे तो किसको वोट देंगे? मोदी मोदी या योगी? मोदी मोदी को। मोदी जी को बोलना पड़ेगा वेट करें आपकी जब तक। ये मोदी है तो राशन घर के लिए देते हैं, व्यवस्था बहुत करेंगे मोदी। देते हैं राशन घर के लिए देते हैं। देते हैं और इज्जत बताए। पहले मोदी योगी बहुत बढ़िया लोग हैं, मोदी योगी। मोदी और योगी। ये देखिए एक वोट यहाँ पर भी आ गया मोदी और योगी का। लेकिन इफ यू सी इट इज अ मिक्स थिंग, बट आई थिंक ओवरऑल व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल, द बीजेपी डज सीम टू बी हैविंग द अपर हैंड, बट देयर इज ऑल्सो अ गुड फाइट. सो इट इज अ game well played. It's not going to be like last time. People say there is going to be an impact by the alliance. How much of an impact remains to be seen. Well, it has been a very interesting campaign, and UP really holds the key. Over here, we see both the posters, hoardings, and also the personality of the Prime Minister looming large. He is also an MP from Varanasi, which is going to be going to the polls. There is also Chief Minister Yogi, who has his own popularity. So we have the Modi-Yogi duo that is looming large. And of course, on the other side, we have Akhilesh and Rahul. In fact, if you see the Congress or the opposition, Samajwadi Party have been very clever. If there is any talk, they want to keep the focus on development, on issues of whether it's the paper leak or the Agniveer enrollment or other issues which are related to development. They don't want to talk about Hindu-Muslim, which is why I've seen Akhilesh and Rahul have also not given any interviews per se, because they don't want to go into any personality contest with the Prime Minister, because that is a no-brainer. They've also decided that they are not going to be falling into the religion trap. So it is the BJP that is really bringing up the issue of reservations for minorities, for instance. The Congress and the opposition are keeping the narrative very clear. They're talking about caste-based reservations. In UP, caste works, which is why over here they are pitching Kamandal versus the BJP's Mandal. Will that succeed or not, of course, remains to be seen. A lot depends on the credibility of the person saying it. In that, I think Akhilesh has the lead over the Congress. But the Congress too has been repeating this over and again. Rahul Gandhi leading from the front that he will bring in caste-based reservations. If you see ticket distribution, again, Samajwadi Party has given tickets only to 5 Muslims. They know, especially with the BJP sitting out, BSP sitting out, that vote will come to the SP. But at the end of the day, it really remains to be seen. What is really, the secrets are now firmly in the ballot. We'll know soon. But it's interesting to follow the vote and see what the people are saying, what is the mood on the ground. And also, has the alliance worked? The Samajwadi Party and Congress alliance, they've had, the UP ke ladke have been together. It didn't deliver very much in the past. Will it deliver now? Let's try and find out after a quick break. Hello and welcome back. In this section, we are going to be focusing on the Congress and Samajwadi part of the India alliance. If you recall, Rahul and Akhilesh had come together way back in 2017. At that time, they were called UP ke ladke. And well, there was a lot of expectations from the alliance, which didn't really translate well on the ground. In fact, the Congress leaders, when they came, they behaved like leaders. If the Samajwadi feedback is right, they stayed in hotels. They were not visible on the rally ground. The flags on the ground were also all Samajwadi Party flags. And well, that alliance didn't really work well in terms of translating into votes. Later on, 2022, they fought separately. Remember, Priyanka Gandhi was leading the campaign. She made that famous Ladki Hoon, Lad Sakti Hoon. But there was a lot of animosity also between the Congress and Samajwadi, because at the end of the day, they are fighting for the same vote. That didn't translate well for either of them. And as a Congress spokesperson very famously said, कि हमारा तो नाश हुआ लेकिन आपका भी सत्यानाश हुआ. Maybe that is why they've all come, both the parties have come together again
for another this thing. And this time, the alliance, the feedback is there is, it's not just a political alliance. There is also some chemistry between the two leaders. So it does seem as if they can, or they are hoping that they will be able to make a difference. If not make a viable difference in terms of overturning, but they can at least make a sizable dent into the BJP vote bank, because there also, as I said earlier, is a formidable campaign. But let's try and find out how this alliance is working on the ground. We saw a very interesting anecdote, tidbit of it, example of it during Phulpur when the mics weren't working. So Rahul and Akhilesh had a spontaneous impromptu conversation that really peaked on social media. Will it peak on the ground? That's something we're going to find out. Now we are really entering the last phase of the elections. लेकिन एक जो ट्रेंड निकला है इस चुनाव में, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन रिजल्ट आने के पहले, एग्जिट पोल्स आने के पहले, एक जो हमारे सोर्सेज से जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है अलायंस पॉलिटिक्स. अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो जो उनके है समर्थन, तो ज़्यादातर लगता है जो हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सबके सब एक्सेप्ट फॉर चंद्रबाबू नायडू सब अपनी सीटें घटाएंगे. चाहे नीतीश कुमार होएं, जेडीएस का तो हमने कर्नाटक में देख ही लिया, उनका भी लो चल रहा है. एकनाथ शिंदे का भी सुनने में जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ज़्यादा भारी हो रहे हैं उन पर. अजीत पवार को उन्होंने ज़्यादा सीट्स नहीं दी हैं. तो अगर कुल मिला के देखा जाए, सिर्फ उनकी जो होप है वो चंद्रबाबू नायडू की है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए, जो इंडिया ब्लॉक है, जिनको इन्होंने घमंडी अलायंस बोला और तरह तरह के नाम करे, समहाउ और द अदर दे हैव गॉट द एक्ट टुगेदर. आज हम बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगर हम अलायंस देखें तो ऑन ग्राउंड इट इज़ वर्किंग. हमने देखा है राहुल और अखिलेश की काफ़ी सभा भी हो रही हैं, प्रियंका और डिम्पल यादव की भी सभा हुई थी. तो हाउ इज़ दिस अलायंस वर्किंग ऑन द ग्राउंड? वहाँ तेजस्वी यादव एंड कांग्रेस आर डूइंग वेल, उनका पुराना था. डीएमके भी जो चर्चा एंड कांग्रेस हैव डन वेल. तो अगर देखा जाए, कांग्रेस के एलाइज अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी के एलाइज मे लेट देम डाउन. लेकिन हम कांग्रेस और सपा के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन, एंड सुरेंद्र राजपूत, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड फेमिलियर फेस ऑन टीवी डिबेट्स. एक्चुअली दोनों फेमिलियर फेसेस हैं. उदयवीर जी, पहले मैं आपसे पता करूंगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे कांग्रेस इज बिग ब्रदर इन दिल्ली, लेकिन यूपी में तो समाजवादी पार्टी इज रियली द डोमिनेंट फेस. तो ये अलायंस ऑन ग्राउंड कैसे वर्क कर रहा है, इसमें किस हद तक अखिलेश का पर्सनल कमिटमेंट रहा है? देखिए, हम लोग लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि हमारा कमिटमेंट डेमोक्रेसी और सोशलिज्म से है, लोकतंत्र और समाजवाद. और पहले लोकतंत्र तभी आएगा समाजवाद. तो जब मामला लोकतंत्र को बचाने का हो गया, संविधान को बचाने का हो गया, आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें स्पीच में ये कहा कि उनके अलाइज ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलाइज वही हैं जो डंडे से मार मार के अपने साथ लिए गए. किसी को तोड़ा, किसी को ईडी का सीबीआई का डर दिखाया, पहले बेईमान घोषित किया, फिर उसको पाक साफ किया. तो बीजेपी ने उन लोगों की क्रेडिबिलिटी छीन के उनको दिया है. समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा, हम और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे, दोस्ती करेंगे, जनता की राय के हिसाब से चलेंगे. जनता हमें पसंद करेगी, हमें लेगी, उन्हें पसंद करेगी, उन्हें देगी. ये जो इस चुनाव में कांग्रेस मेरे ख्याल में सबसे कम सीट्स फाइट कर रही है. जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि आपका बिग ब्रदर एटीट्यूड है, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में कांग्रेस ने भी थोड़ी सी या लॉन्ग टर्म पिक्चर देखी है, या फिर बीजेपी को हराना आपका लक्ष्य है. तो क्या थिंकिंग रही? बीजेपी को हराना कोई लक्ष्य नहीं है. लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना, देश की एकता और अखंडता को बचाना और सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ा होना हमारा बड़ा लक्ष्य है. इसी के लिए राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस की पूरी पार्टी हो, खड़गे साहब हों, इनके नेतृत्व में एक स्ट्रेट अवे बात हुई कि इस वक्त हम लोग साथ मिलकर ही मायावी ताकतों के सामने जा सकते हैं. देश में 38 दल एनडीए ने अपने साथ जोड़े. जैसा उदयवीर भाई ने भी कहा कि सबको लाठी मार करके, डंडा मार करके, किसी को तोड़ के, किसी को फोड़ के, किसी को जोड़ करके उन्होंने अपना गठबंधन बनाया. और हमारा गठबंधन जो है वो नेचुरली बना लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए. दो हमारी प्राइमरी ताकत थी. अग्निवीर जैसी या बेरोजगारी समस्या उसके बाद की थी. सभी लोग जो लोग जिनके समर्थक इससे प्रताड़ित थे, वो अपने आप साथ में आए. और हमारे यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे गठबंधन में जो केमिस्ट्री है, जिसकी वजह से हमारे सारे दल सीटें जीत रहे हैं. और उनके यहाँ वो कहते हैं कि 370 हम अकेले लाएंगे, बाकी पूरे के पूरे गठबंधन 37 दल 30 सीटें.
ये उन लोगों का मूल मंत्र है, जिससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो गठबंधन को खा रहे हैं अपने, और हम गठबंधन को बढ़ा रहे हैं। सीट का आप कह रहे हैं आप नहीं करेंगे, पर कोई श्योर सीट्स हैं या अमेठी रायबरेली के बारे में बता दीजिए, और आपको जो 3-4 सीटें जहाँ पे आपको लगता है कि फाइट है ही नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी रायबरेली में कोई लड़ाई नहीं है, जीतने अमेठी ऑल्सो, हाँ, जीतने का कोई संघर्ष नहीं है। रायबरेली मेरी समझ से बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन जितने बड़े मार्जिन से रायबरेली जीतेंगे उसके आधे से अमेठी भी जीतेंगे। और थोड़ी सी ये बात हुई कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लीडरशिप आएगी, तो शुरू में थोड़ा सा लोगों को, कार्यकर्ताओं को डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि हमारे यहाँ से वहाँ चले गए। अब लीडर तो एक ही जगह लड़ सकते हैं, हर जगह नहीं लड़ सकते, और मान लीजिए खैर वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि बहुत सारी सीटें हैं, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि जो पुराने डेटा हैं और वो सब हैं, उसके बाद वो कहने में अच्छा नहीं लगता। जो मेरे मन की बात है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसी सीटें जो बीजेपी कभी हारी ही नहीं, शुरू से शुरू करें, जो समाजवादी पार्टी पीलीभीत कभी नहीं जीती है इतने दिन में, आंवला सदियों से नहीं जीती है, एटा सदियों से नहीं जीती है, ये सब सीटें जीत रही हैं। और बड़े बड़े स्टार्स जो है बुरे अंतर से हार रहे हैं। राजवीर सिंह, राजू कल्याण सिंह जी बेटे का हारना कोई छोटी खबर नहीं होगी। हेमा मालिनी जी की सीट को ये माना जा रहा था कि ये तो एक कोई लड़ाई नहीं है, 5 लाख 6 लाख जीतेंगी, वो संघर्ष में फंस गई हैं। तो ये मैं बोलूँगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लोग आंकड़ों के, पुराने आंकड़ों से नए आंकड़ों का इनाम लगाते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि 5 लाख के अंतर को आप ऐसे ही ख़त्म कर दे रहे हो। अरे अगर 2 लाख वोट इधर का उधर चला गया तो 5 लाख तो बहुत नीचे आ गया। तो मेरा मानना ये है कि एक ऐसा परिणाम मेरे आकलन के हिसाब से एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिणाम आएगा। ऐसा परिणाम आएगा जिस स्तर की आपने कल्पना नहीं की है। इंडिया गठबंधन को उतना अच्छा करना चाहिए। प्रिया जी, 2019 के बाद आपसे बात करने के बाद मैं प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया था। लेकिन एक चीज़ मैं बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राहुल गांधी जी के लिए अमेठी रायबरेली में एक नारा चल गया, बड़ा बढ़िया, कि राहुल गांधी जी लड़ तो 2 जगह से रहे लेकिन जीत वो 3 जगह से रहे। ये अमेठी का नारा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अमेठी भी लोग ये मान करके चल रहे हैं कि गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग साथ लगे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, जिस तरीके से पूरा कैडर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इस वक्त मिलके लड़ रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि सब लोगों के अपने अपने दावे रहते थे, प्रति दावे रहते थे, लेकिन नहीं, जनता के बीच में प्योर पानी से मिलके पानी, अंजाम ये के पानी वाली बात होती है। हम आपको, जो आपने प्रेडिक्शन की बात करी, एक फहमीदा रियाज ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसको मैं आप बता करके आपसे वो करता हूँ। कहते कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, रहजन चोरों को कहते हैं जो अभी एनडीए वाले हैं, इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को बेल भेजने का काम किया था, एक के बाद एक, खटाखट 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 बेल भाग गए कि नहीं भाग गए। And now to talk a bit about the campaign strategy of the India Alliance, I am joined by Anurag Bhaduria. He is a national spokesperson for the Samajwadi Party, also someone who's close to Akhilesh Yadav. अनुराग जी, थोड़ा सा ये जो कैंपेन स्ट्रैटेजी जैसे कि हमने देखी है, आई हैव सीन के राहुल और अखिलेश दोनों, आपकी क्या इंडिया अलायंस की डिसीजन है कि हम ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देंगे, ज़्यादा उस नोक झोंक में नहीं पड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं रैलीज में ही बोल रहे हैं? मुद्दों को लेके, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेके हम सब एक साथ आए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि इन मुद्दों पे ना रहे,
वो मुद्दों भटकाने की बात कर रही है, लेकिन हम मुद्दे भटकने नहीं दे रहे हैं। मुद्दा यही है, क्योंकि इसी मुद्दों पे हम एक साथ आए हैं, इसी मुद्दों पे हमारा गठबंधन है कि ये राष्ट्र के मुद्दे हैं और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। हाँ, क्योंकि अगर मैंने देखा है कि अगर मुद्दे पे आप बात करें देन द टॉक इज ऑन इश्यूज, मगर या अगर हम पर्सनालिटीज पे जाए देन द प्राइम मिनिस्टर वेरी कन्वीनियंटली वो अपने ऊपर बना लेते हैं, पर्सनल बना लेते हैं, और विक्टिम कार्ड है जो भी है, उनकी एम्पैथी है, लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो सपोर्ट फॉर हिम, वो उसमें वो खींच जाते हैं। देखिए जिस तरह की बात वो हर बात को अपने आप लखनऊ में हैं, आप देखिए हालत ये है कि लखनऊ से डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप देखिए एक होर्डिंग उनकी नहीं लगी है। लोकसभा का चुनाव राजनाथ सिंह जी लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह की फ़ोटो तक नहीं लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की आप चल रही है तानाशाही, वो तो देखने को मिल रही है ना। जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी बिहेव अपनी पार्टी के अंदर कर रही है, वही बिहेव जनता के साथ कर रही है, समाज के साथ कर रही है। तो ये चिंता की बात है। आखिरी में मैंने सोचा आप थोड़ा पोएटिक अंदाज भी आ गया आपके पास, तो थोड़ा इलेक्शन के पे आप कोई मैसेज है जो आप दे। मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ तो और कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। तो हमने कहा कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार की घंटी बजा दी है। टनाटन 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 टनाटन, इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। सनासन सनासन सनासन, जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। दानादन दानादन दानादन, 4 जून को होगी खुशियों की बारिश, झमाझम झमाझम झमाझम। ये देखिए एक मेरे ख्याल में रिदमिक अलायंस हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं खटाखट खटाखट, अखिलेश यादव अगला स्टैंजा बोलते हैं कि बीजेपी कर लिया रटारट रटारट, अब अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं धनादन धनादन। तो देखिए इट इज़ द रिदमिक अलायंस और कुछ नहीं, लेकिन घंटी की वेट करते हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.